अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवालात और अपने ट्वीट्स हमें #TCL स्पोर्ट्स लाउंज पे भेजें एंड वी विल ट्राई टू फीचर देम ऑन द शो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे KPL 2021 की। KPL का पहला सीजन अपने इख्तिताम पर पहुंचा और हमने देखा कि फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स वर्सेस रावलाकोट में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ और 7 रन से रावलाकोट हॉक्स बिकेम द फर्स्ट चैंपियंस ऑफ KPL 2021। हमारे आज के प्रोग्राम में हम KPL पर डिटेल एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे साथ होंगे हुसैन तलत, player of the tournament and player of the first edition of KPL 2021। उसके अलावा हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट की कि पाकिस्तान को क्या टीम खिलानी चाहिए, क्या गलतियां ठीक करनी चाहिए, और उसके बाद इस शो में आपके सवालात को भी इंक्लूड करेंगे और आपके ट्वीट्स पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर रेहान के दिलों के राजा और KPL के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुसैन तलत ने। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। एक तो हुसैन आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके ना सिर्फ टूर्नामेंट जीतने की बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही, बल्ले के साथ भी और बॉल के साथ भी। ख़ास तौर पर फाइनल पे बात करते हैं क्योंकि फ़ाइनल पे जिस सूरत हाल में आपने बॉलिंग करानी शुरू की थी, तब तक ज़ीशान अशरफ, जिनका बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा, ज़ीशान अशरफ और हफीज़ ने अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। और आप लोगों का जिस तरह का टूर्नामेंट चले आ रहा था, इतना कोई बड़ा टोटल नहीं लग रहा था इस टूर्नामेंट के सिनारियों में। तो जब आपको बॉल दिया लाला ने, तो उस वक्त क्या प्लान था, क्या थिंकिंग थी? बिल्कुल हैदर भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे जिस तरह का टूर्नामेंट गया है और फाइनल जिस तरह से हमने कम बैक किया है। मेरा ख्याल है उस टाइम पे काफ़ी वो हम लोगों को तो ये लग रहा था कि अब काफ़ी मुश्किल हो गया। तो जब मैं आया हूँ बॉलिंग करने, तो मेरा सिर्फ सिंपल प्लान था कि मैं लाके लेंथ पे बॉल मारूंगा। वो एक एक तो ड्यू थी, ड्यू की वजह से बॉल हल्का सा सीम और स्किड होना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मैंने पहला बॉल किया, सुहेल अख्तर आउट हो गया और जिसकी वजह से फिर उन पे आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आता रहा। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई थी कि ड्यू के साथ साथ बॉल हल्का सा सीम होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमें कम बैक करने में आसानी हुई। अच्छा रेहान, यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि हुसैन का तो स्टैंड आउट टूर्नामेंट रहा ही, साथ में हमने ज़ीशान अशरफ को भी देखा, फिर हमने कुछ कश्मीरी खिलाड़ियों को ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते देखा, उन पे भी आगे चलकर हम डिटेल में कॉन्वर्स करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले फ़ाइनल की बात करते हैं। फ़ाइनल के अंदर हमने देखा, क्योंकि रावलाकोट की टीम जब ये टूर्नामेंट में स्क्वाड्स असेंबल हुई थी, तो रावलाकोट की टीम को मीरपुर और बाग से नीचे कंसिडर किया जा रहा था कि देवर कंसिडर्ड नॉट टू बी द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जिस तरीके से ये टीम जेल हुई और जिस तरीके से इन्होंने पहले टूर्नामेंट में भी टेबल टॉपर्स बन के जा रहे थे, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी लास्ट में, हैट्स ऑफ टू देम। हैट्स ऑफ टू देम। एंड ऑनेस्टली पर्सनली अगर आप मेरे से टूर्नामेंट से पहले पूछते हो ऑन पेपर कौन सी विच टीम लुक्स द बेस्ट, तो हॉक्स वाज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर मी। अच्छा, फॉर यू दे वर वन वन ऑफ द फेवरेट्स बिकॉज इनकी टीम में बैलेंस बहुत अच्छा था। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि अगर आपके पास एक स्पिनर है जो कि बैट्स एज वेल एंड इज़ गोइंग टू बॉल 4 ओवर्स और लेग स्पिन, शाहिद अफरीदी इवन एट दिस एज इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। जो बैलेंस वो प्रोवाइड करता है, वो आप जितने मर्जी ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ले लें, वो ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड करता है। देन फॉर वन ऑफ योर टॉप 5 हुसैन तलत, जिस तरह है कि वो स्कोर भी कर रहा है और वो क्रूशल ओवर्स भी कर रहा है, तो वो जो बैलेंस आपको मिलता है, देन यू कैन रोटेट द बॉलर्स, यू कैन रोटेट, यू हैव एक्स्ट्रा ऑप्शंस। तो वो एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर किसी टीम के पास थे कि 5 के बजाय 6-7 बॉलर वाले जो ऑप्शन थे, वो इनके पास थे। एंड आई थिंक दे आर ग्रुप स्टेज भी टॉप किया और उसके बाद फाइनल जीते, तो दे वर द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा हुसैन, थोड़ा सा आपसे मैं बात करूंगा, जो आपके साथ और खिलाड़ी खेल रहे थे, ज़रा उन पे भी, उनके बारे में भी मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जो इस लीग में हमने देखे, जो सामने आए और जो अब हर बंदे की ज़बान पर उनके नाम हैं। एक काशिफ अली की परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही। गालबन काशिफ अली पहले ये एक ओवरसीज़ कश्मीरी बन के खेलते रहे हैं, ये पहले एसेक्स सेकंड 11 की तरफ से भी खेलते रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या मतलब किस तरीके से क्या प्लानिंग थी कि काशिफ को क्या रोल कैटेगोरिकली दिया गया था इस टीम के अंदर? बिल्कुल, काशिफ को मैंने पहले देखा नहीं था, लेकिन शाहिद भाई से बात ही हुई थी कि वो कह रहे मैंने इसको देखा है, बड़ा सॉलिड प्लेयर है। और जिस तरह उसने भी रिस्पांस किया है, मेरा ख्याल है हम PSL में भी यही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं
कि हमारे जो लोकल प्लेयर हैं, जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो इस तरह के होने चाहिए कि वो टीम में स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस कर सकें। और इसी तरह काशिफ ने और जमान ने जिस तरह हमें, मेरा ख्याल है ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी टीम को मिली है काशिफ और जमान से, जिस तरह की जमान ने बॉलिंग की है, और काशिफ ने जिस तरह हमें क्वालिफायर में 100 कर दी, फाइनल में फिर 50 कर दी, तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट था। अच्छा, आपने ज़मान की बात की। ज़मान का मैं बहुत आई वाज फॉन्डली रिमेंबरिंग दिस कि 2018 में जब मुल्तान सुल्तान्स का पहला सीज़न होने लगा था, तो मुल्तान सुल्तान्स ने एक एग्जीबिशन मैच किया था जिसमें कुछ यंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके हमने एग्जीबिशन मैच में खिलाया था। तो उसमें एक यंग खिलाड़ी, खैर मैं भी खेला था, और मेरी कप्तानी की थी जो इस साल PSL के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, सोहेब मकसूद ने। और हमारी टीम में उस वक्त एक 15 साला ज़मान तब भी खेला था, और मुझे अभी तक याद है कि सोहेब ने उस वक्त आइडेंटिफाई किया था, और सोहेब ने कहा था, उसने कहा था, हैदर भाई ये मिलिंगा के एक्शन से बॉल करता है और ये अभी 15 साल का है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अंडर 17 के लिए क्वालिफाई करेगा, और उसके बाद इस पर आपने नज़र रखनी है और इसे भी अब आगे लेकर चलना है। तो ज़मान का अब आप उसके बाद देखें कि 3 साल बाद की ये परफॉर्मेंस, अब आप मतलब इट वाज हार्टनिंग फॉर मी टू सी दैट ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, जो अभी हुसैन के आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, अगर लोकल प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके जो सीनियर प्रोज हैं, यानी जो पाकिस्तान के प्रोज हैं, जिस तरह हुसैन हो गया एंड यू नो शाहिद अफरीदी एंड ऑल ऑफ देम, देयर जॉब बिकम्स मच ईजियर बिकॉज आपके इर्द गिर्द जो आपके वो प्लेयर्स हैं, दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और काशिफ ने तो दोनों मैच जिताए, फिर ज़मान की थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो परफॉर्मेंस विद द बॉल हैज़ बीन अमेजिंग। आई मीन जिस तरह उसने प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग की, जो वो यॉर्कर करवाता है एट द राइट टाइम, और सिर्फ ये नहीं है कि वो एक ही लेंथ पे बॉल कराई जाता है, ही मिक्सेस इट अप रियली वेल, वेरी गुड T20 वेरी डिसेप्टिव, वेरी दैट इज़ अ गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी डिसेप्टिव। एंड ऑल्सो जो आप मैच की बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ था, वो जो आप भी खेले थे, आपका भी डेब्यू था वो, उसमें आपने एक बहुत खूबसूरत कैच पकड़ने की कोशिश की थी। आई थिंक सोहेब वुड आल्सो रिमेंबर दैट। एंड अगर सोहेब की हैट्रिक के अंदर मैंने एक कैच भी पकड़ा था, वो इस वक्त हुसैन के साथ ही नहीं, शायद राब्ता होगा मैं सोहेब का, कोशिश तो करूंगा, वो इस बात पे कंफर्म करेंगे, हम वो क्लिप पे भी आएंगे। लेकिन मैं वापस हुसैन आपकी तरफ आ रहा हूँ। हुसैन, ओवरऑल मुजफ्फराबाद में ये टूर्नामेंट हुआ, जिस इन्वायरमेंट में ये टूर्नामेंट हुआ, पहले खदशात थे कि शायद ये टूर्नामेंट ना हो, ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ी मेहनत करके इस टूर्नामेंट को मतलब होस्ट किया, और लेकिन मेरा कैटेगोरिकली आपसे सवाल है मुजफ्फराबाद स्टेडियम से रिलेटेड और जो माहौल बना हुआ था, क्योंकि कल रात को फाइनल जब हम देख रहे थे और वही जब क्राउड को देखा था, सब कुछ किया था, तो हम सब कुछ जो देख रहे थे उन्हें भी एक इतना मज़ा आ रहा था देखने का। तो आप लोगों के लिए कैसा एटमॉस्फेयर था, स्पेशली जब फाइनल में टीम भी जो आपके सामने थी वो मुजफ्फराबाद थी? हमारे लिए भी एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। मुजफ्फराबाद में हमसे बहुत कम प्लेयर हैं जो मुजफ्फराबाद में खेले हो आगे। एक पूरा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है कश्मीर में, और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। उसके अलावा पिचेस आप लोगों ने देखे, इतने हाई स्कोरिंग और इतने प्रेशर वाले मैचेस हुए हैं, 220, 225, 230 तक चेज होते रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ी मज़े की इन्वायरमेंट बनी हुई थी। और कल रात को भी देखा कि आपने इतना क्राउड था, और शायद वो टीवी पे नज़र ना आए, एक साइड पे लोग घरों की छतों पे और सड़कों पे ऊपर से भी देख रहे थे मैचेस सारे। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा हुसैन, मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है आप इस वक्त मुजफ्फराबाद से वापस आ रही हैं। आसिफ आफरीदी, अगर हम आपसे आसिफ आफरीदी की बात ना करें तो आई थिंक वी वोंट डू जस्टिस टू रावला कोट हॉक्स, क्योंकि आसिफ आफरीदी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, और आई बिलीव आसिफ आफरीदी पहले ही एक रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे रावला कोट के लिए, और उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, और जो वो आखिरी ओवर था, आई थिंक पूरा टूर्नामेंट आसिफ आफरीदी का एक तरफ, जिसमें वो आई थिंक बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन वो जो लास्ट ओवर था, हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से उन्होंने वो किया था। तो थोड़ा सा आसिफ आफरीदी के बारे में भी, क्योंकि जो लोग हमारे साथ तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्योंकि आसिफ आफरीदी का ज़्यादा उस तरीके से नहीं पता, और आसिफ बड़े अरसे से सर्किट पर हैं, तो ज़रा थोड़ा सा आसिफ आफरीदी के बारे में कुछ बताएं। मैं आसिफ अफरीदी के साथ ऑन एंड ऑफ, हम लोग डोमेस्टिक में मुझे इत्तेफाक हुआ है फाटा से भी खेलने का, एक वनडे टूर्नामेंट, फिर एक दो और टूर्नामेंट में उनके खिलाफ भी खेला, उनके साथ भी खेला हूँ। काफ़ी अंडररेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ओवरऑल भी मैं समझता हूँ जो टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह की पिचेस थी, मैं समझता हूँ हमारी स्पिन बॉलिंग ने ही हमें पूरा टूर्नामेंट बचा के दिया। क्योंकि किसी टीम के भी स्पिन बॉलिंग, जब भी सब लोग देख रहे होते हैं कि स्पिनर आएगा तो हम उस पर चार्ज करेंगे,
किस तरह से शाहिद भाई ने और आसिफ अफरीदी ने बॉलिंग किया पूरे टूर्नामेंट में, वो मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट था रावला कोट के लिए, जो हमें वो 8 ओवर हमारे इतनी अच्छी पिचेस पे भी इतने अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ भी वो 8 ओवर्स हमारे अच्छे करके देते थे हर मैच में। और जिस तरह फिर कल उन्होंने फाइनल में लास्ट ओवर किया है, वो तो मतलब आउट ऑफ द पार्क जाके एक चीज हो गई कि 10 रन आपके, आप एक तरफ मैच आपको लग रहा है आप हार जाएंगे, और वो आपके लिए वो उन्होंने मैच सेव कर दिया फाइनल। हाँ जी रेहान, आप कुछ कहना चाह रहे हो? फिर वी हैव टू टेक हुसैन, मेरा क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, आपका करियर जो फॉलो किया है मैंने और आप हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में भी रहे हैं, एक चीज़ जो आपके बारे में हमेशा होती है कि आपकी बॉलिंग जो है उसके ऊपर आप उसको काफ़ी उस पर काम करते हैं, और इस टूर्नामेंट में भी क्रूशल टाइम्स के ऊपर बॉलिंग की और फाइनल में भी बॉलिंग की। तो सिर्फ पीपल जो फॉलो नहीं कर रहे आपका करियर, उनको ये बताओ कि अपनी बॉलिंग पे कितनी मेहनत कर रहे हो और अपना नेक्स्ट एम क्या है करियर के अंदर, कि अपनी बैटिंग तो तुम इम्प्रूव कर ही रहे हो, पर बॉलिंग के अंदर क्या एम है, व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान? बॉलिंग पे मैं शुरू से, मुझे खुद शौक है फास्ट बॉलिंग करने का, जैसी भी मैं करता हूँ मुझे करने का शौक है। लेकिन ये है कि मुझे अभी काफ़ी देर से कुछ PSL 3 के बाद मुझे मौका नहीं मिला रेगुलर बॉलिंग करने का। नेशनल का रमज़ान कप आप लोग खेल रहे होते हैं, उसमें बॉलिंग का मौका मिलता है, ऑन एंड ऑफ 1 ओवर आ गया, 2 ओवर आ गए। लेकिन ये है कि मैं अपने क्लब मैचेस में, प्रैक्टिस में अपनी वेरिएशंस यॉर्कर उस पर बॉलिंग कर रहा होता हूँ रेगुलर। और मुझे आइडिया भी है कि मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मुझे अगर बॉलिंग दी जाए तो मैं क्रुशियल टाइम पे दायरे के बाद में डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकता हूँ। पर कम बॉलिंग की वजह से अभी लोगों को पता भी नहीं है, कुछ मोस्टली मुझे सब लोग यही कह रहे होते हैं कि तुम बॉलिंग नहीं करते। लेकिन ये है कि मैं रेगुलर बॉलिंग कर रहा हूँ, सिर्फ ढूंढ रहा होता हूँ मैं चांस के, मुझे कुछ कहीं से चांस मिले कि मुझे बॉलिंग करने का मौका मिले बीच में एज ए मेन बॉलर। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे पार्ट टाइम गिना जाए कि अच्छा ये भी है, अगर कुछ किसी को मार पड़ी या कुछ हुआ तो इसे बॉलिंग करानी है। मैं मेन फ्रंट लाइन बॉलर बन के, चाहे मुझे 2 या 3 ओवर कराएं T20 में, मैं ये चाहता हूँ बीच में पूरे बॉलर की तरह मुझे बॉलिंग कराई जाए। ठीक है हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जो ये वाली बात है कि आप एक फ्रंट लाइन बॉलर बनना चाहते हैं, मैं देखता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि जो आप जिस फ्रेंचाइज के साथ रहे हो PSL 3 के बाद, उनसे कहा जाए कि वो आपको मौका दें, क्योंकि पता नहीं, हम तो किसी को जानते नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, शायद कोई ये बात सुन ले, कोई कानों तक पहुंच जाए बात किसी के। लेकिन हुसैन, जोक्स असाइड, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी टीम को, रावला कोट हॉक्स को। बहुत ज़बरदस्त सीज़न रहा, और हमने इसमें जो एक स्टैंड आउट बात रही, हमने खैर बाकी सब की तारीफ़ कर दी, लेकिन अगर आप शाहिद अफरीदी की कप्तानी की तारीफ़ ना करें, उनकी लीडरशिप की तारीफ़ ना करें, तो नाइंसाफ़ी होगी। हैट्स ऑफ टू लाला, अनदर फेदर इन हिज कैप। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट में क्या टीम खेलनी चाहिए, उस पर नज़र डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे KPL के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुसैन तलत से। उन्होंने हमें कुछ साथ साथ रावला कोट की परफॉर्मेंस के बारे में बताई, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि KPL के ऊपर एक ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस करें और देखें कि वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंसेस रहीं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर हम जल्दी से एक समरी लगा दें आपके सामने जो फाइनल का स्कोर कार्ड था, ताकि हम उस कॉन्टेक्स्ट से चलें, क्योंकि जहाँ बाकी सारे मैचेस, और ये आपने हुसैन को भी सुना कि बाकी सारे मैचेस में 200 प्लस स्कोर हो रहा था, फाइनल पे रावला कोट हॉक्स मैनेज टू डिफेंड 169, और एक बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। आप देख सकते हैं कि काशिफ अली एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है, और हुसैन तलत ने और आसिफ अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। साथ ही साथ ज़ीशान अशरफ जो इस टूर्नामेंट के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे थ्रू आउट, उन्होंने, और मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, बट देन इट वाज द टर्न ऑफ द रावला कोट बॉलर्स। और मेरे, वो आप कहते हैं ना रेहान, हर मैच में एक की मोमेंट होता है जहां पर आपको लगता है कि अच्छा अब मैच फंस गया है। फॉर मी दैट मोमेंट वाज जब लाला ने सुहेब मकसूद को बोल्ड किया। आई थिंक येस, एंड आई थिंक वो जो उससे पहले जिस तरह ज़ीशान खेल रहा था और उसको भी आउट करना, आई थिंक दैट एंटायर थिंग चेंज द मैच। बिकॉज एक तो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट, हम लोग अब कोविड टाइम्स में क्रिकेट इस तरह की हो गई है कि हमें नहीं अंदाज़ा होता है क्राउड की इन्वॉल्वमेंट कितनी मैटर करती है, स्पेशली जब लाला जैसा प्लेयर खेल रहा हो और आपको वो आउट करे, एंड दैट जेस्चर, एंड आई नो पीपल हैव इश्यूज विद जेस्चर्स एंड एवरीथिंग, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। और मैं यहाँ पे वैसे एक और बात बताऊँ, ये मैं मतलब शायद लोगों को ये वाली बात बुरी लगे, लेकिन एंडी फ्लावर अपने बॉलर्स को कहते हैं कि यार देखो, अगर आप लोग विकेट ले रहे हो ना,
तो आपका पूरा राइट बनता है टू सेलिब्रेट, बिकॉज इन अ मैच यू कांट टेक मोर देन 10 विकेट्स, और आपको एज अ बॉलर 2 से ज़्यादा विकेट मिलना इज़ अ ह्यूज थिंग, तो एवरी सिंगल विकेट शुड बी सेलिब्रेटेड। तो मैंने कहा मैं वैसे बता दूं, और हर एक का अपना तरीका होता है। जेस्चर की बात यह है कि एक साइड पे आप कहते हैं कि वो देखें इंडिया कितना अग्रेसिव हो रहा है, और फिर आप कहते हैं कि जेस्चर्स ऐसे नहीं होने चाहिए, एंड इट्स फाइन। लाइक आई थिंक लाला करे या लाला आउट हो और लाला के अगेंस्ट करो, आइदर वे आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड दैट्स द जॉय ऑफ स्पोर्ट, कि आपको द इमोशंस कम आउट, एंड स्पेशली जब इतने ज़्यादा फैंस हो तब यू नो दैट कम्स आउट। जो आपने लाला की बात की, दैट क्रूशियल विकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही हैज़ बोल्ड सम अनबिलीवेबल डिलीवरीज, अनबिलीवेबल। यानी एक मुझे बॉल याद है, ही बोल्ड इट समथिंग अराउंड 100 kph, पिच्ड ऑन लेग, हिट टॉप ऑफ एंड जिस तरह हुसैन से हम पहले बात कर रहे थे कि स्पिनर्स ने स्ट्रगल किया, 200 से ऊपर स्कोर हो रहे हैं, लेकिन इनके जो 2 स्पिनर हैं उनकी सबसे अच्छी इकॉनमी है पूरे टूर्नामेंट में। बल्कि अगर हम ये साथ साथ अगर इकॉनमी वाला खोल लें पेज, तो जो हमारा टेबल बना हुआ है बेस्ट इकॉनमी रेट्स जो KPL में चली थी, अगर आप यहाँ पे देख लें तो वाकई में जो सबसे आसिफ अफरीदी ने टूर्नामेंट फिनिश किया एट 7.03 की इकॉनमी, और अभी भी आसिफ अफरीदी के स्टैंड ज़्यादा स्कोर कंसीड किया हुआ है, क्योंकि आसिफ 6.5 तक रहते होते हैं मोस्टली। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब टॉप 3 इकॉनमीज और रावलाकोट हॉक्स। या एंड ऑल्सो लाइक इसमें आपको एक और चीज़ देखनी है कि जब भी आप इकोनॉमी रेट्स कंसिडर करते हैं, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन जो कि डेटा एनालिटिक्स वगैरह के अंदर है, तो आप उस टूर्नामेंट का पार स्कोर लेते हैं और देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में किसकी कैसी बॉलिंग रही है। तो अगर एवरेज 9 है और आप 8.97 पे जा रहे हो, यूर डूइंग वेल। पर इन्होंने इनकी तो द टॉप 3 बॉलर्स दे हैव, देयर वर ओनली 5 बॉलर्स हु वेंट अंडर 8, विच इज़ अमेजिंग के द अमाउंट ऑफ रन्स स्कोर्ड इन दिस टूर्नामेंट। और जो रावलाकोट की बात है कि देयर बैट्समैन क्लिक्ड, काशिफ अली ने स्कोर किया, हुसैन ने स्कोर किया, दे क्लिक्ड, बट दे वन द टूर्नामेंट बिकॉज दे हैड द 3 बेस्ट बॉलर्स ऑफ द टूर्नामेंट। 3 बेस्ट बॉलर्स ऑफ टूर्नामेंट। बल्कि अगर हम खाली उस एनालिसिस से भी देखें कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो भी अगर हम सामने देखें, तो एक तो मतलब इट वाज वेरी नाइस टू सी a local boy doing so well। सलमान इरशाद टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सामने क्योंकि शादाब मजीद वाज आल्सो इम्प्रेसिव इन फेजेस, लेकिन अब आपके सामने है कि देखें अमाद बट भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो हम लोग बाहर बैठे हुए, लेकिन जब आप स्टैट्स देखते हैं तो 8 जो आपकी वाली बात है 8.6 की इकॉनमी हमें नज़र आ रही है, जबकि एवरेज पर आई बिलीव 9 चल रहा था वहाँ पर इस टूर्नामेंट के, अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालें। लेकिन सलमान इरशाद को अगर आप उस तरह करके देखें, आसिफ अफरीदी एंड जमान एंड शाहिद अफरीदी वो टेकिंग विकेट्स एट क्रूशल पॉइंट्स। और मैं ये हमेशा बात करता हूँ कि शाहिद अफरीदी का स्टैंड आउट फीचर ही ये रहा है वेर एवर ही हैज़ प्लेड, चाहे पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेले हो, चाहे कहीं पर भी लीग पे खेले हो, कि वो आपको मिडल ओवर्स जिताते हैं। Exactly, and the other thing I want to point out about Shahid Afridi is कि हम लोग we grew up watching Shahid Afridi play for Pakistan। काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि वो जब बैटिंग करने आते थे तो he would only play a certain style after the first 4-5 initial years, और उसके बाद होता था कि यार ये इनकी गेम शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और ये इशूज़ हैं। इन T20 क्रिकेट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। और T20 क्रिकेट में जिधर वो बैटिंग करने आते हैं उधर उनका रोल परफेक्ट है। अगर वो 10 करें 4 बॉलों पे या वो 0 पे आउट हो जाएं, आइदर वे हिज रोल इज़ टू स्कोर क्विक रन्स एंड देन कंटेन रन्स विद द बॉल एंड पिक अप विकेट्स। एंड अभी तक यानी नी इंजरी के बावजूद, बैक इंजरीज के बावजूद, द थिंग दैट स्टैंड्स आउट विद हिम इज़ के अभी तक वो लाइन जो शाहिद अफरीदी की है फॉर अ रिस्ट स्पिनर इन T20 क्रिकेट इज अनबिलीवेबल। आप इंजरी की बात करें ना, फाइनल पूरा इंजरी में खेला है, यानी शाहिद अफरीदी का तो हुआ है ना कि आप एवरी टाइम ही बॉल्स, और ये जब से आप कोई 2006 ऑनवर्ड्स आप ये देखना शुरू करें, आपको लगता है मैं कट कर सकता हूँ इस बॉल को, द बॉल कीप्स कमिंग बैक इन एंड यू एंड अप गेटिंग बोल्ड और flicking it to the leg side. That control at this age is unbelievable. नहीं, और ये अब इंजरीज की बात superhuman effort. इंजरीज की आप बात करें, मुल्तान सुल्तान के सेकंड लेग पे लाला साथ हमारे नहीं थे, तो मुझे मेडिकल पैनल ने इनकी MRI भेजी थी, एंड हम सारे astounded थे कि he still playing with such in such फिजिकल कंडीशन, क्योंकि इनकी बैक की इस वक्त अच्छी खासी मतलब वेयर एंड टेयर से और एक्सर्शन से इट्स ही मतलब, बट आई एम अ शाहिद अफरीदी फैन। आई वुड लव टू सी हिम प्ले फॉर एज लॉन्ग एज ही पॉसिबली कैन। माय क्वेश्चन इज के लाइक fans may have issues with Shahid Afridi and all, but हमारी जनरेशन में whoever grew up is a Shahid Afridi fan. It's as simple as that. It's as simple as that. अब थोड़ी सी बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा
जाना गया हाई स्कोरिंग मैचअप्स के लिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने और देखी, हमने जितने छक्के इस टूर्नामेंट में देखे वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हाई अल्टीट्यूड मैचेस, बॉल वाज ट्रैवलिंग बड़े आराम से, तो हमें बहुत ज़्यादा 6 देखने को मिले, फास्ट आउटफील्ड थी, हमने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज देखी, तो इसलिए काफ़ी हद तक जो एवरेज स्ट्राइक रेट, मतलब इट वाजंट एन इजी कंपटीशन फॉर द बॉलर्स बट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ नंबर ऑफ बैट्समैन। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सबसे पहली जो बात 6 हिटर्स की है वो ये, और ये मैं यहीं पर बात लाना चाह रहा था कि मोहम्मद वसीम को हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए डेब्यू करते हुए देखा, और मोहम्मद वसीम की परफॉर्मेंस एकदम से आपको एक लगता है कि ठीक है अभी इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है, तो ये अगर सही तरह डेवलप हो तो ये ही कैन ईजिली बिकम पाकिस्तान गो टू ऑलराउंडर। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि आपको पता है हम हमेशा अपने शो पर बात करते होते हैं बॉल पर बाउंड्री और बॉल पर 6 की, एंड दीज नंबर्स आर फिनोमिनल। आप मोहम्मद वसीम का देखें, आप खुशदिल शाह का देखें, एंड दिस बोर्ड्स वेल फॉर पाकिस्तान। या आई थिंक वसीम की जहाँ तक बात है, अगर आप हर 5 बॉलों पे एक छक्का लगा रहे हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल, एंड यू गेट अ बाउंड्री बिफोर एवरी 3 बॉल्स यू फेस, विच इज़ ऑल्सो अनबिलीवेबल। जहाँ तक मोहम्मद वसीम की बात है, I'd like to share a story regarding him। इसके जब मोहम्मद वसीम व्हेन ही वाज इन डिस्कशन इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमर्जिंग प्लेयर के लिए, तो हसन चीमा और मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई ऑन आइडेंटिफाइंग प्लेयर्स एंड ऑल। वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टूड आउट विद मोहम्मद वसीम वाज कि हम लोग ये कंफ्यूज थे कि इज़ ही अ बेटर हिटर देन अ डेथ बॉलर। ठीक है, इतनी कन्फ्यूजन थी, बिकॉज ही इज़ लाइक कैन बी डेवलप्ड इनटू अ टॉप क्वालिटी हिटर। ठीक है, अब मेरी दुआ ये है कि उनको एज अ हिटर डेवलप किया जाए, उनको डिफरेंट टेक्निक्स ना सिखाई जाए, क्योंकि रैम्प शॉट जिस तरह वो खेलते हैं, देयर नो नीड टू चेंज दैट। जिस तरह वो शफल करके लेग साइड पे अटैक करते हैं बॉल को, देयर इज़ नो नीड टू चेंज दैट। द थिंग इज़ कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर काम करना है, उसको बेहतर करना है। नीड्स टू वर्क अ लिटिल ऑन हिज मिडल ओवर्स बॉलिंग अ लिटिल, लेकिन डेथ बॉलिंग और हिटिंग मोहम्मद वसीम इज़ अ वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट लॉन्ग टर्म, और इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। बाकी अगर आप इस पे देखें जो एक मैं यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी आपने बात की ना कि हिटिंग एबिलिटी, अच्छा अब PSL से पहले जब हम प्लानिंग वगैरह भी कर रहे थे मोहम्मद वसीम के खिलाफ, तो मोस्टली हमें यही था कि इसकी गो टू शॉट इज़ द रैम्प शॉट, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा जो एक और चीज़ देखने में आई और जो बहुत हार्टनिंग थी वो ये थी कि इस दफ़ा उन्होंने टांग क्लियर करके 1-2 शॉट्स लगाने की भी कोशिशें की, थोड़ी सी मतलब मैं पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मोहम्मद वसीम पिछली दफ़ा ड्राफ्ट वगैरह से पहले जो एक प्रोमिनेंस में आए थे वो तब भी आए थे जब इनके KP के कोच ने कहा था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग पाकिस्तानी ऑलराउंडर, और KP का कोच अगर ये कह रहा हो और वो खुद अब्दुल रज़ाक हो तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दैट। सो लग रहा था कि थोड़ा सा उस चीज़ पर काम हुआ है और बड़ा कंफर्टेबल था मोहम्मद वसीम। ही न्यू कि उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, तो वो शफल कर ही वॉज गोइंग इवन आउटसाइड ऑफ टू मेक श्योर दैट ही हिट्स दोज एरियाज। यस, एंड ऑल्सो लाइक ये कोई आउट ऑफ दी ऑर्डिनरी बात नहीं है। जब वो नेट में ट्रेनिंग करता है तो दैट्स बेसिकली प्रैक्टिसेस दैट एज वेल। और जो दूसरी चीज़ आप बात करें कि इवन PSL का जो आखिरी मैच था अगेंस्ट जर्मनी, उसमें उसने कॉन्शियस एफर्ट किया था कि वो रैम्प कम खेलेगा, बिकॉज ही केम इन टू बैट क्वाइट अर्ली, उसके पास बॉलें ज़्यादा थी, तो उसने रैम्प कम ट्राई की एंड ही हिट कपल ऑफ सिक्सेस ऑन द लेग साइड, शफल्स अक्रॉस, हिट्स द बॉल रियली वेल। उसकी एक जोन है, ही ट्राइज टू क्रिएट दैट जोन एवरी टाइम, एंड आई थिंक उसकी जो एक चीज़ जो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो नेचुरली गिफ्टेड है इन टर्म्स ऑफ हाउ एथलेटिक ही इज़। सो बेसिकली वो जो रैम्प शॉट खेलना एंड जल्दी एडजस्ट करना, दैट ऑल कम्स नेचुरली टू हिम। आई होप लाइक कोई भी ऐसा प्लेयर जब आपके पास आता है, आप ये होप करते हो कि इसकी स्ट्रेंथ्स को आप बिल्ड करो, ये ना हो कि आप इसको कल को कवर ड्राइव मारना सिखा रहे हो और आप इसको बिल्कुल बेचारे को ख़राब कर दो। एंड आई होप ही डेवलप्स इनटू अ टॉप क्लास परफॉर्मर। जो लोग अंडर 19 क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको तो पहले ही आइडिया होगा कि मोहम्मद वसीम इज़ अ ह्यूज हिटर। आई थिंक उसने कोई 22 बॉलों पे 50 की थी एक अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच के अंदर, तो देयर इज़ दैट, एंड ही इज़ समवन हु कैन बी डेवलप्ड। एंड दी अदर थिंग इन द, अगर आप बेस्ट 6 हिटर्स वाला टेबल दोबारा देख सकें तो अक्सर पाकिस्तान में बात होती है कि जी हमारे हिटर्स नहीं आते। अगर आप इसमें देखें जो बेस्ट 6 हिटर्स हैं आपके, वो खुशदिल, इफ्तिखार, आसिफ, all these guys are not batting in the top order. Yes. The only top order guys here are Sharjeel and Akhlaq and Hafiz and Hassan. But आपके top 5 में से अगर आप top 5 देखें तो there is only one top order batsman, बाकी तो सारे lower order hitters हैं आपके who are hitting sixes at will. But the point here is कि these guys get more opportunities, more playing time, and that is why they're becoming better. Domestic के अंदर अगर आपको, और यही that is the point of domestic cricket
कि यू नो इवन जब नेशनल T20 कप वगैरह भी होगा तो इन लोगों को कंसिस्टेंटली अगर खिलाते जाएंगे, दैट इज़ दी ओनली वे टू इम्प्रूव। आप नेट्स में जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, आपकी उस तरह की नहीं आउटपुट निकलता जब तक आप इन द मैच वो चीज़ें ना कर रहे। अच्छा, और हमने इस टूर्नामेंट में ये ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता जाऊँ कि हमने इस टूर्नामेंट में ये भी देखा कि जो कन्वेंशनल क्रिकेट शॉट्स भी खेलते हैं, देव ऑल्सो डन रियली रियली वेल। मेरे नज़दीक एक स्टैंड आउट परफॉर्मर, मतलब आई नो हम पहले भी इस शो पर लगता है पिछले हर एपिसोड में उन पर बात करते रहे, लेकिन अगर आप शान मसूद देखें तो शान मसूद इज़ अ क्लियर कट एग्जाम्पल फॉर यू, जो आप देख सकते हैं कि जिनका टूर्नामेंट उन्होंने 5 मैचेस खेले, आई थिंक 3 50याँ थी, और उसमें आपने देखा कि ही स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 50.80 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144.31। सो दैट गोज़ टू शो यू कि अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों हु आर ऑल्सो विलिंग टू डेवलप देयर गेम एंड चेंज देयर गियर, तो दैट गोज अ लॉन्ग वे इन T20। Yes. वक्त हो रहा है ब्रेक का, के बाद जब वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच पे क्या टीम खेलनी चाहिए उस पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम KPL की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पर बात करता चलूँ क्योंकि पिछले जो हमारा सेगमेंट था उसमें एनालिसिस में शायद ये टोन लग रही हो कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन रेडी है, कौन कौन नहीं है। मैं ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि KPL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर वी आर नॉट रिकमेंडिंग सम सर्टन पीपल ओवर अदर्स। हम सिर्फ ये वाली बात कर रहे हैं कि आपको एक हेल्दी ट्रेंड नज़र आ रहा है पाकिस्तान टैलेंट पूल में, और अभी वर्ल्ड कप आई नो इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो अभी आपके पास टिल दैट टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होगी फॉर दीज प्लेयर्स कि अगर किसी ने कोई लास्ट मिनट अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी है तो वो बना सके। बट अगेन गुड कॉम्पिटिशन, गुड एडिशन टू द क्रिकेटिंग कैलेंडर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा टेस्ट मैच जी 20 तारीख को खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान। और पहले मैच के बाद विच वाज अ हार्ट ब्रेक, और अब ग्रेजुअली अब हम वी आर कमिंग टू टर्म्स विद व्हाट हैपेंड देयर। अब सूरत हाल ये हो रही है कि मैच उसी वेन्यू पर है। हमने बहुत डिटेल में पिछले मैच में तबसरा किया था, ओपनर्स पे बात की थी, बैटिंग पे बात की थी, और हमने ये वाली बात अपने दोनों शोज में की थी कि सबाइना पार्क इज़ द बेस्ट पॉसिबल वेन्यू फॉर फास्ट बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और अब सवाल फिर ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एक प्लेयर जिस पे बहुत ज़्यादा जिसकी इनफेक्टिवनेस पे बात हो रही है रेहान, वो हो रही है इस वक्त यासिर शाह। तो सवाल यहाँ पर एक जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एक और सीमर को ऐड कर ले। आई थिंक पांचवा सीमर ऐड करना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज अगर आपकी दूसरी टीम आपके किसी बॉलर को इंजरी हो जाती है एंड द वर्कलोड मैनेजमेंट वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इवन अगर बहुत ही कोई वो ऐसे पिच हो तो आपको कोई ऐसा बॉलर चाहिए हु कैन बॉल इन दोज ओवर्स। आपके टॉप ऑर्डर में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है हु रेगुलरली बॉल्स। फवाद इज समवन हु यूज्ड टू बॉल बट अभी वो इतनी बॉलिंग नहीं करते। या तो आपको स्पिनर चाहिए। जहाँ तक यासिर की बात है, आई थिंक क्योंकि आपकी रिलायंस फास्ट बॉलर्स पे है टू पिक अप विकेट्स, तो आपको एक बॉलर चाहिए इस 11 के अंदर जो, अगर आपने स्पिनर खिलाना है, जो कि एक एंड रोक सके, ठीक है, जो कि लाइन एंड लेंथ की ओर बॉलिंग कर सके, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे, ज़्यादा यू नो हिज जॉब इज़ बेसिकली टू ड्राई अप द रन्स एंड अलाउ द फास्ट बॉलर्स टू पिक अप विकेट्स। यासिर को अगर आपने यूज़ करना है तो यासिर आप यूज़ करते हैं 4th इनिंग्स में ऑपोजिशन को डिसमिस करने के लिए, व्हेन द बॉल इज टर्निंग, व्हेन द पिच इज डूइंग समथिंग। इफ इट्स ओनली शूटिंग फास्ट बॉलर्स तो आपके पास नुमान है, यू कैन ब्रिंग नुमान इन द टीम। नुमान कैन बी दैट गाय कि अगर आपको रन्स रोकने हैं, ड्राई करना है वन एंड टू अलाउ योर फास्ट बॉलर सम रेस्ट, और उसके बाद वो फुल टिल्ट के ऊपर बॉलिंग करे, तो आई थिंक नुमान कैन बी अ गुड ऑप्शन। नुमान कैन बी अ वंडरफुल ऑप्शन। और मुझे तो जो इस वक्त साइंस लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि पाकिस्तान टीम विल प्रोबेबली गो विद नुमान। या आई थिंक टू मैनी लाइक होता ही है कि जब आप मैच हारते हो, स्पेशली इतना क्लोज मैच, तो देयर इज दिस टेंडेंसी टू मेक टू मैनी चेंजेस या दिस अर्ज टू मेक टू मैनी चेंजेस। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे 170 के अंडर डिफेंड कर रहे थे और आप हारे एक विकेट से। और आपका जो प्रॉब्लम है, मैंने पिछले शो में भी आइडेंटिफाई किया था स्टैट्स के साथ कि सब कहते हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का तो टेस्ट मैच में मसला है ही नहीं। योर बेस्ट बैट्समैन इज बाबर आजम जो नंबर 4 पे खेलता है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। आपका सेकंड बेस्ट बैट्समैन नंबर 6 पे खेलता है और आपका थर्ड बेस्ट बैट्समैन नंबर 7 पे खेलता है। बाबर, रिजवान, फहीम हैव बीन पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन इन द लास्ट 18 मंथ्स एंड फवाद इज द अदर गाय हु फिट्स इन एट नंबर 5 जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आपका मसला टॉप ऑर्डर का है कि टॉप ऑर्डर वो रन्स नहीं कर रहा, और ये है कि
Pakistan probably has the worst test match में statistically speaking one of the two worst tails in the world. Tailenders aren't scoring runs. हसन के आने से एटलीस्ट ये हो गया कि वो 15-20 स्कोर हालांकि पिछले 1.5 साल में एक टेल एंडर की सेंचुरी और एक 90 है। I'm talking about matches. वैसे बात I'm talking about matches versus top 8 teams only. ठीक है। और उसमें भी नुमान had played one good innings against South Africa, but against top 8 teams पाकिस्तान की टेल जो है वो स्ट्रगल करती है। यासिर की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में वो 2 साल ली ना इस बात को, उसको बहुत देर हो गई। मुझे तो कल की बात लग रही है क्योंकि मैं तो उस पे उम्मीद लगा के बैठा। So I mean that's the thing that Pakistan needs to look at. Bowling जो आपकी है पिछले टेस्ट मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी रही है आपकी। आपको जो क्वेश्चन मार्क्स उठाने पड़ेंगे कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है एंड इवन अवे फ्रॉम होम परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान की गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। बॉलिंग में आई थिंक वो जो यासर वाला आपने पॉइंट रेज किया कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स आर यूज्ड इन ऑन दिस पिच टू अटैक देन योर स्पिनर्स जॉब इज़ टू कंट्रोल द रन्स और उनको थोड़ा रेस्ट देना। और लेग स्पिनर इज एन अटैकिंग ऑप्शन रादर देन अ डिफेंसिव ऑल द टाइम। एंड ऑल्सो अगर आप इस पिच पे खेल रहे हैं आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान को फिगर आउट करनी है कि आपके ओपनर्स एट दिस वेन्यू विल नॉट स्कोर रन्स। ठीक है, नो मैटर विच कंट्री यू आर फ्रॉम, नो मैटर हाउ गुड यू आर एज एन ओपनर। एक दो एक्सेप्शंस के अलावा आपके ओपनर का काम है टू कंज्यूम एज मैनी बॉल्स एज पॉसिबल, प्ले ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट, अलाउ योर नंबर 3, 4, 5 मोर टाइम कि जब वो आएँ तो बॉल थोड़ी पुरानी हुई हो, बॉलर्स थोड़े थके हों ताकि वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकें। आप अपना रन रेट बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर का काम है टू कंज्यूम एज मैनी बॉल्स एज पॉसिबल। तो फिर आपके नज़दीक क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए? देखिए आई थिंक अगर आपने आई वुडेंट मेक टू मैनी चेंजेस, आई वुड जस्ट थिंक कि आपको ये सोचना चाहिए कि मे बी प्रमोटिंग अजहर एज एन ओपनर एंड इमरान नंबर 3 के ऊपर फॉर द करंट टीम, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस है आप उनके साथ ही खेल सकते हैं। उसमें आपके पास, जैसे मैं बताता चलूँ, बेंच पर जो ऑप्शंस पड़ी हैं आपके पास, बेंच पर एक ऑप्शन अब्दुल्ला शफीक है, एक ऑप्शन मुझे एक मैं अब्दुल्ला, गुड पॉइंट आपने अब्दुल्ला, साउथ शकील आई बिलीव, साउथ शकील इज आल्सो समवन हु कैन कम इनटू द टीम। अगर आपने साउथ शकील को नंबर 3 पे लेके आना, अजहर को ओपन कराना, दैट्स अनदर ऑप्शन। बट इंडिविजुअल्स के ऊपर जाना बात की बात है, प्लानिंग पहले की बात है, लेकिन एक इंडिविजुअल में मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। मसला क्या होता है कि आप एक टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको टीम के साथ रखते हैं, क्योंकि वो टीम के साथ है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो उसका प्लेइंग टाइम कम हो गया और आप उसको इंटरनेशनल खिला नहीं रहे। वो इम्प्रूव किस तरह करेगा, मुझे कोई ये समझा दे कि ये हमने ना सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के साथ किया, हमने ये रोहेल नज़ीर के साथ, हमने रोहेल नज़ीर के साथ किया, हम जफर को टूर पे लेके गए, हम काशिफ भट्टी को टूर पर लेके गए। मुझे लगता है काशिफ भट्टी ने जितने टूर किए वो पिछले इतने टाइम में शायद ही किसी ने किया। आपने मूसा खान को 2 साल टीम के साथ रखा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, ठीक है। आई मीन काशिफ भट्टी, मूसा खान, 2 मेरे जहन में एग्जांपल्स आती हैं जिनके साथ इतनी जाती है कि अगर वो डोमेस्टिक खेलते तो शायद हम आज ये बात कर रहे होते कि काशिफ भट्टी ने बहुत विकेट्स लिए हैं डोमेस्टिक में, लेकिन वो डोमेस्टिक खेला ही नहीं, वो तो सीजन उसका ज़ाया हो गया। एंड दैट्स द 2 सीजन ज़ाया हो गए। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट द टीम नीड्स टू लुक एट कि अगर आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये 15-20 प्लेयर हैं तो आप या तो उनको इंटरनेशनल खिलाओ, नहीं तो बेचारों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो। अच्छा, मैं फिर यहाँ पर ना एक, मुझे पता है पिछले शो में भी हमने, और अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को डेवलप करना है, जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो अभी आपका डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, उससे पहले काउंटी की चैंपियनशिप्स चल रही हैं, ठीक है। काउंटी के अंदर और इसमें बड़े रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आ रहे हैं, 1-2 पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी नाम आ रहा है और वो पिक हो रहे हैं। आपको एनओसीज देनी चाहिए कि वो काउंटी में 4 डे जाके खेलें, नहीं बल्कि एनओसीज क्या देनी चाहिए, आपका इतना ज़बरदस्त किस्म का रिलेशनशिप है वहाँ पर, आप काउंटीज़ को कई जगहों पे खुद प्लेस कर सकते हैं अपने प्लेयर्स, जहाँ पर आप उनकी वेजेस सब्सिडाइज कर आपने अगर नहीं फर्स्ट 11 में जा सकते, सेकंड 11 में जाएं, उनको प्लेइंग, बेसिकली अब्दुल्ला शफीक इज़ अ ग्रेट टैलेंट, उसको प्लेइंग टाइम चाहिए। जब तक उसको प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, वो किस तरह नेट्स में आप उसको जितनी मर्जी बॉलिंग खिला दें, मैच सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग तब ही आएगी व्हेन ही प्लेज, द मोर यू प्ले द बेटर यू गेट। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और, मतलब वही मैं जो बात कर रहा था, वही कर रहा था कि हमने अपने पिछले शो में थिंक टैंक और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पे भी बात की थी। तो एक बड़ा सिंपल सा मेजर है देखने के लिए आपको कि क्या आपने अपनी सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट किया या प्रोग्रेस की है टीम में या नहीं, और वो ये है कि आप जब अपने टीम लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि स्पेशली वाइट बॉल में तो ये आपका चक्कर होता है कि आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अपना साइकिल बनाते हैं, जिसके अंदर आपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, और वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले आपको पता होता है कि आपकी कोर टीम क्या होगी, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं, इस वक्त पाकिस्तान टीम की तरफ से क्लैरिटी आ रही। इट इज़ क्रिटिसिज्म। तो उसमें जब आप बात कर रहे होते हैं साइकिल में, आप ये बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप जो अपने साथ बेंच पर टैलेंट लेकर गए थे,
उसके बारे में आपको कितना एक्सपोजर हुआ, कितना पता चला, आप कितनी असेसमेंट कर सके। जो रेहान बात कर रहे हैं, अगर आपने इतने पीरियड पे इन लोगों को साथ लेकर गए हैं और यू स्टिल डोंट नो what they're capable of and what they haven't done, then this just goes to show that there hasn't been the right, let's just say, rotational policy. यस, एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हम लोग जब हम क्रिकेट को देखते हैं तो हम सोचते हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम, दैट इज़ बेसिकली हमारी क्रिकेट के नेशनल टीम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपकी नेशनल टीम तब अच्छी होगी जब आपके पास प्लेयर पूल ज़्यादा होगा। अगर आप प्लेयर पूल कम कर रहे हैं, टैलेंट पूल कम कर रहे हैं और उनको टाइम भी नहीं मिल रहा खेलने का, तो आपकी टीम इंप्रूव नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर आता है नेशनल टीम के अंदर, वो 2, 3, 4 मैच खेलता है, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। वो डोमेस्टिक में जाके जितना मर्जी स्कोर कर ले, हम जेन में सोचते हैं कि यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो आपके प्लेयर्स आने हैं वो उसी टैलेंट पूल से आने। आपका काम ये है कि उनको इतनी फाइनेंशियल बैकिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट दें कि वो अपनी इक्विपमेंट नहीं ले सके, अपने लिए न्यूट्रिशनिस्ट रख सकें, अपने लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रख सकें, विच इम्प्रूव्स देयर गेम। वो अपनी गेम इंप्रूव करेंगे तो फ़ायदा किसका है? पाकिस्तान नेशनल टीम का। जितनी कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, जितने अच्छे प्लेयर्स उसमें आएंगे, उतनी आपकी नेशनल टीम बेहतर होगी। हमने ब्रेक पे जाना है, तो बेसिकली जस्ट टू समराइज, क्योंकि हम जरा थोड़े से फिर दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे, जस्ट टू समराइज, आपके नज़दीक चेंज इस वक्त सिर्फ यासिर नुमान एंड मे बी साउथ कैन कम इन, बट फॉर हूम? इमरान मे बी। अच्छा, उस जगह पे जहाँ पर कैचिंग इतनी हो रही है, मुझे लगता है कि probably Imran might get another shot. I think one thing I want to do, and this is a personal project, is to quantify कि इमरान बट की कैचिंग पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देती है। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। मुझे पता है, मैंने कहा था हम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हमारे पास, वी हैड सो मच टू टॉक अबाउट, तो हम लोग उस पर बात नहीं कर सके। आने वाले दिनों में भी देखें, भी और भी उधर टेस्ट होने, आने वाले दिनों में ज़रूर मौका मिलेगा, सो वील टॉक अबाउट दैट। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इवेंट्स हैं, उनकी अनाउंसमेंट्स और आपके जो ट्वीट्स हैं उन्हें शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब वक्त हो रहा है मोटर स्पोर्ट्स का और हम शुरू करेंगे मोटो जीपी से, क्योंकि हमने कहा था कि हम आपके वो वाले स्पोर्ट्स भी यहाँ पर लाते रहेंगे जिन्हें ज़्यादा उस तरीके से मेन कवरेज नहीं मिलती। तो मोटो जीपी इज़ वन स्पोर्ट विच इज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, और अब वो एक दफ़ा फिर से एक नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन उसका इसलिए बिल्ड हो गया क्योंकि वैलेंटिनो रॉसी ने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। लेकिन खैर, एनीवेज, द अपडेट इज़ कि साउथ अफ्रीकन राइडर ब्रैड बाइंडर क्लेम्ड हिज सेकंड मोटो जीपी विन। ब्रैड बाइंडर जो रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग की तरफ से रेस करते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रियन मोटो जीपी जीती और सेकंड डुकाटी के फ्रांचेस्को बनानिया आए और उसके बाद प्रमैक रेसिंग के होर्हे मार्टिन केम इन थर्ड। इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वैलेंटिनो रॉसीज लास्ट सीजन, सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से होता है। लेकिन ये रेस एक बहुत ट्रिकी रेस थी और ये मोटो जीपी अगर आप देखते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ पर फार्मूला 1 में वेट कंडीशंस और वेट ट्रैक कैन बी चैलेंजिंग, मोटो जीपी में इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग। एंड इन वेट वेदर कंडीशंस दिस वाज अ वेरी वेरी वेल कंटेस्टेड रेस। अगर आपको मौका मिले तो इसकी हाईलाइट्स वगैरह ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मोटो जीपी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन ऑफ दो स्पोर्ट्स जिसके अंदर अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट डेवलप हो तो आप उसे फिर रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम आने वाले दिनों में रेहानुल हक आपको एक वैलेंटिनो रॉसी पर एक ट्रिब्यूट पीस प्रिपेयर करके देंगे, तो वी विल ऑल्सो डू दैट। लेकिन अभी के लिए द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम मोटो जीपी इज़ द विन ऑफ ब्रैड बाइंडर इन ऑस्ट्रिया। एक और इवेंट जिसका हमने पिछले अपने कुछ शोज़ में भी जिक्र किया, हमने आपको बताया था कि कार्ट फाइट इज़ बैक इन पाकिस्तान। ये रेड बुल स्पॉन्सर्ड गो कार्टिंग इवेंट है और हमने आपको बताया था कि ट्रायल्स हो रहे थे लाहौर में एंड इस्लामाबाद में। नाउ गुड न्यूज़ फॉर कार्ट एंथुसियास्ट्स इन कराची कि कराची में भी अब क्वालिफायर होगा और कराची का क्वालिफायर 23 और 24 अगस्त को होगा। द डेडलाइन टू रजिस्टर फॉर दिस इज़ August 22। आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, 23rd 24th को compete करें। फिर मैं आपको बताता चलूं कि जो टॉप 3 रेसेस होंगे तीनों क्वालिफाई, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, वो फिर लाहौर में ग्रैंड फाइनल करेंगे और हम लोग भी वहाँ पर होंगे क्योंकि रेहान और मैं भी सोच रहे हैं कि रेस का हिस्सा बन जाए। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर एन एंथुसियास्ट
Do join in and do register yourself. It is going to be interesting. अब जल्दी से चलते हैं आपके ट्वीट्स और आपके सवालात की तरफ। आप लोगों ने हर दफ़ा की तरह हमारे साथ ट्वीट शेयर किए, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इस शो का हिस्सा बनाएं। तो लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट on the screen so that we can start off with the question. Bilal Ghauri साहब का सवाल है कि seems like Yasir is conditional bowler. If there is no spin in wicket, Yasir will be useless. We should play him only in spin friendly conditions. Slightly harsh? Very harsh, I think. I mean, यासिर हैज़ वन पाकिस्तान सो मैनी मैचेस, इंग्लैंड में मैचेस उसने जिताए हुए हैं हमें, वेस्ट इंडीज़ में उसका अमेजिंग रिकॉर्ड है इस टेस्ट मैच से पहले। अच्छा, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देता चलो, हम दोनों बहुत बड़े यासिर शाह फैन बॉयज़ भी हैं, तो इसलिए हम थोड़े से डिस्क्लेमर के अलावा भी अगर आपको द नंबर ऑफ मैचेस इज़ वन फॉर पाकिस्तान, तो आप यस उसकी फॉर्म उस तरह की नहीं है इस वक्त, और शायद द पिच डिड नॉट सूट हिम, बट दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल स्पिनर्स करंट क्रिकेट के अंदर। दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल स्पिनर्स कि अगर आपको स्पिनर का रोल जो है आपको उसके मुताबिक यूज़ करना है। अगर आप देखें तो इवन एशियन टीम्स, इंडिया जिस तरह करता है कि वो रविंद्र जडेजा को खिलाते हैं बिकॉज वो बैटिंग अच्छी कर लेता है और क्योंकि वो एक एंड रोक सकता है व्हेन दे आर प्लेइंग अवे फ्रॉम होम। जहाँ पे स्पिन पिच होती है तो वो अश्विन को खिला लेते हैं या दे प्ले बोथ ऑफ देम, या सो आई मीन I think it's a little harsh, but yes, आपको अपना स्पिनर पिच देख के यूज़ करना है। और दूसरी बात है कि और आप उसको इतना ओवर यूज़ किया। ओवर यही मैं कहने लगा था कि हम ये वाली बात बार बार करते हैं कि आप डे 1 से यासिर को बॉलिंग करानी शुरू कर देते हैं, जबकि डे 1 डे 2 पर मोस्टली आप सीमर्स को यूज़ करते हैं और आप स्पिनर को सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए टू दिस या वर्कलोड मैनेज करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। जाजिर चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को नसीम शाह को लाना चाहिए, क्योंकि अब्बास की वो एबिलिटी मिस हो रही है इफेक्टिव स्पेल्स की, स्पेशली ओल्ड बॉल के साथ, सिंस हिज ड्रॉप इन पेस। वी कैन ओपन विद हसन शाहीन साउथ अफ्रीका की तरह, और नसीम ओल्ड बॉयज़ के साथ, और नुमान फॉर यासिर फॉर मोर एक्यूरेसी ऑन दीज। आपकी सेकंड वाली बात पर तो हमने ऑन दिस पिच, आई बिलीव एक और उनका भी ट्वीट था, पिच था, सेकंड वाली बात तो हमने कर दी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अब्बास की पिच ये हमेशा से पेस यही थी। आई डोंट थिंक, मतलब प्रॉबेबली 3 किलोमीटर्स हियर एंड देयर, बट देखिए ना, अगर आप बट अब्बास गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवरऑल। मेरा वही क्वेश्चन है, आप 3 140 एक्सप्रेस पेस बॉलर्स खिला लें और फास्ट बॉलर्स खिला लें और उसमें किसी एक को इंजरी हो जाए या दे स्टार्ट गोइंग फॉर रन्स, वो दे कैन नॉट बोल लॉन्गर स्पेल्स, ठीक है। येस, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हैज़ रीच्ड अ लेवल जहाँ पे उनके 3 से 4 बॉलर 140 करा रहे हैं, लेकिन वो जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमने मीट नहीं किए। और दूसरा, आपके जो फास्ट बॉलर हैं उनको ये जिस तरह नसीम की बात की, इवन शाहीन की बात की, ये बहुत यंग है, इनके अभी मसल्स और ज़्यादा डेवलप होंगे एज दे टर्न 24, 25, 26। दैट इज़ द एज जहाँ पे ये लंबे स्पेल करवा सकते हैं। आपको एक कंट्रोल बॉलर चाहिए टीम में, और अब्बास प्रोवाइड्स दैट। और पहली इनिंग्स के अंदर अब्बास ने नई बॉल से जो बॉलिंग की है, दैट सेट अप द मैच फॉर पाकिस्तान, एंड ऑल्सो सेकंड इनिंग्स के अंदर आई थिंक ही वाज रियली अनलकी, और उसकी वजह से एंड आई थिंक पाकिस्तान मिस्ड ट्रिक बीच में, किसी जब 50 ऑड रन्स चाहिए थे, they could have used Abbas effectively to at least try to get something। और दूसरा, क्योंकि वो एक एंड से इतने रन्स ड्राई कर देता है और बैट्समैन ट्राई टू देन दूसरे एंड से अटैक करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, हमें कहीं से रन निकले तो दूसरे एंड से विकेट्स निकल रही हैं। आई मीन, आप अब्बास गिव्स यू कंट्रोल, एंड आई थिंक ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम अराउंड कर रही है, उसकी लेंथ और लाइन अभी भी परफेक्ट है, स्पेशली सुबाइना पार्क में, तो आई थिंक ही इज परफेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने वही वाली कोशिश की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अली मोहम्मद सवाल पूछे, रेहान भाई ने जिस तरह से दूसरे शो में कहा था कि फास्ट बॉलर्स हैड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड इन सबाइना पाक, डू यू थिंक पाकिस्तान विल रिप्लेस नुमान विद यासिर और दे विल गो द सेम प्लेइंग 11? अली, हमने ये सवाल का जवाब दे दिया है इन द शो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जस्ट rewind if you haven't seen that part already. So we've tried to answer that in as much detail as we possibly can. Let's move on to the next question please, ताकि अगर हम वो देख लें। क्लाइव, ये एक रेहान का फेवरेट सवाल है। प्लीज टॉक अबाउट ब्रेंटफोर्ड एंड हाउ देयर यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स हैज गॉटन देम टू द प्रीमियर लीग। जी रेहान। सो ब्रेंटफोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसकी वजह यह है कि 2011-12 के करीब मैथ्यू बेनहम है, उन्होंने एक क्लब टेक ओवर किया, और टेक ओवर इस तरह किया कि क्लब के जो सपोर्टर्स थे उनका भी साथ एक ट्रस्ट फंड था जिसकी हेल्प से उन्होंने ये क्लब ख़रीदा, और देवर उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो इवन अगर आप इंग्लिश फुटबॉल के 3rd टियर की बात करें उसमें भी देवर वन ऑफ द लोएस्ट अर्निंग क्लब्स, और उनकी अर्निंग को इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई विद टाइम। उनका ये हुआ कि उन्होंने दी अदर मॉडल दे फॉलोड वाज कि उन्होंने अपनी
जो यूथ अकेडमी थी जिस पे वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, यूथ अकेडमी उन्होंने बंद कर दी। उसकी वजह ये थी कि यूथ अकेडमी के ऊपर वो इतना पैसा लगाते थे कि इधर से हमें एक एसेट निकलेगा, वो हमारी टीम के लिए खेलेगा, विल सेल इट टू अ प्रीमियर लीग क्लब। व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि यूथ अकेडमी से डायरेक्टली प्लेयर स्काउट होकर क्लब चला जाता था और इनको कोई पैसे नहीं बचते थे, एंड दे वर स्पेंडिंग ऑल दैट मनी इन द यूथ अकेडमी। सो बेसिकली बेनहम डिसाइडेड के यूथ अकेडमी ख़त्म कर दो। तो इंस्टेड ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस प्लेयर्स एंड बी टीम। तो सरप्लस प्लेयर्स वो हैं जो कि बड़े क्लब्स ने प्लेयर्स बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए यूथ टीम से, और बी टीम का मकसद ये है कि आपको यूथ टीम से की जगह बी टीम में आओगे पहले, और बी टीम के थ्रू आप फिर ब्रेंटफोर्ड के लिए खेल सकते हो। ना हाउ ही यूज डेटा एनालिटिक्स इज के ये एक बैंकर है और दूसरा एक बेटिंग कंपनी है जिसके अंदर ही डिसाइड्स ऑड्स वगैरह, और इसके बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेट्स या एंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। सो 2015 के अंदर व्हेन हिज टीम गॉट प्रमोटेड टू द चैंपियनशिप, तो इनके मैनेजर के साथ ही वाज सैक्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैड अ ग्रेट सीजन। एंड सैकिंग इस वजह से हुई क्योंकि मैनेजर वाज ओल्ड स्कूल, ही वाज नॉट इनटू डेटा एनालिटिक्स। बेनहम का ड्रीम था कि हिज टीम विल इवेंचुअली एंड अप प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, और क्या कहते हैं विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो उन्होंने एक और चीज़ की कि जो ओल्ड स्काउटिंग मेथड्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। बेनहम ने एक पूरी अपनी एनालिटिक्स की टीम बिठाई और उनको कहा मुझे रिजल्ट से कंसर्न नहीं है, ठीक है, रिजल्ट बाद की चीज़ है, पहले प्रोसेस देखेंगे, उस प्रोसेस से जो रिजल्ट आता है वो देखेंगे, और उस प्रोसेस में जो बेस्ट फिट होता है हम उसको देखेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्किल्ड प्लेयर जो कि ट्रिकरी करे या जिसके 15-20 गोल हैं, उन्होंने इसको बेसिकली पूरी टीम के साथ क्वान्टिफाई किया। व्हाट दे डिड वाज कि कौन सा प्लेयर जो है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है। फॉर एग्जांपल अगर कितनी सक्सेसफुल पासिंग है, कितनी सक्सेसफुल ड्रिबलिंग है, सक्सेसफुल ड्रिबलिंग कितनी है, और उस सक्सेसफुल ड्रिबलिंग से एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, एक्सपेक्टेड गोल परसेंटेज, एक्सपेक्टेड गोल्स परसेंटेज एंड और एक्सपेक्टेड गोल्स तो थोड़ा सिंपल है, इन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि पोजीशनिंग क्या है इस बंदे की, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ के वो सिर्फ टैलेंट देखे, दे क्वांटिफाइड एवरीथिंग, ठीक है। एंड इंग्लिश फुटबॉल में ये बहुत वो अजीब बात थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट मॉडल इज ही ब्रिंगिंग, बिकॉज ही आल्सो वर्कड इन द यूएसए फॉर अ व्हाइल एंड ही इज ब्रॉट इन दैट अप्रोच हियर। तो they basically then reached the Premier League, and even now the ideology is simple कि no matter which coach comes in, ठीक है, the owner says it is mathematics, ठीक हो गया, and हम इस पे करेंगे, अगर हम relegate होते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, that is different, but this is the model we want to follow। and Brentford were championship के अंदर 14th in terms of their revenues, which is very low, लेकिन now they are a Premier League club, and now they सिर्फ TV rights or everything, they'll make a lot of money just because they use data analytics to get here। Data analytics is the future। रेहान, thank you so much for your time and your analysis। ये था जी हमारा शो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। जानने से पहले एक बहुत आपको बड़ी और मज़ेदार न्यूज़ बताते चलें कि हमें बहुत ज़्यादा सवाल आते रहे हैं कि अब ला लीगा का क्या बनेगा, अब ला लीगा में क्या होगा, मेसी चले गए, वरान चले गए, अब क्या बनेगा। I was looking at the rosters and it is heartening to see कि अभी भी वहाँ पर इतना ज़बरदस्त टैलेंट पूल है कि ये सीज़न जो ला लीगा का होगा, it is expected to be one of the, I know last season was close, this one is expected to be even closer, and it is going to be fascinating to watch। and the big news is कि आप ला लीगा हर मैच डे देख सकते हैं इधर जियो सुपर पे लाइव, ऑन जियो सुपर एंड ऑन द जियो सुपर वेबसाइट आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ला लीगा फैंस, यू नाउ हैव अ चैनल वेयर यू कैन ट्यून इन एंड यू कैन वॉच ला लीगा गेम्स। आने वाले दिनों में इस पे भी हम डिटेल तबसरा करते रहेंगे, ला लीगा को ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अगली दफ़ा तक के लिए रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।